वेलकम टू अवर चैनल नॉविस बाय हुस्न कमर। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नॉवल हुस्न कंवल का जुगनू किस्त नंबर 16। तो आइए हम बगैर ताखिर के स्टार्ट करते हैं। हिफ्ज़ा और नायाब अपनी टीम के साथ आए हुए थे। वापसी पर वो दोनों रेस्टोरेंट की जानिब आ गई थी। साथ ही जरियाब ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया था। वो तीनों ही बैठकर रेस्टोरेंट में आराम से खाना खा रहे थे। नायाब सिर्फ 16 साल की थी। वो अपने बीच में सबसे छोटी उम्र की लड़की थी और सबसे जीनियस। हिफ्ज़ा और नायाब क्योंकि रूम शेयर करते थे, इसलिए उनकी बाउंडिंग दूसरों के मुकाबले कहीं ज़्यादा थी। हिफ्ज़ा देखती थी कि प्रोफेसर्स नायाब को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए पहले जैसा गरूर नहीं था उसके लहजे में। अब वो थोड़ा नायाब से बेहतर लहजे में बात करने लगी थी, मगर दोस्त नहीं थे वो अभी तक। वो हसीन लड़की बहुत कम गो थी। वो जरियाब था जो मुसलसल बोलकर हिफ्ज़ा का दिल लगा रहा था, वरना नायाब की कंपनी में तो यकीनन उसने बोर ही हो जाना था। वाह, व्हाट अ चॉकलेटी बॉय। हिफ्ज़ा की अचानक ही वहाँ चलती स्क्रीन पर नजर गई थी, जिस पर वो बेसाख्ता ही तारीफी कलमात अदा कर उठी। उसकी तारीफ करते ही जरियाब ने तजस्सुस से पीछे मुड़कर देखा था, लेकिन वो नायाब थी जिसने कोई जहमत न की देखने की। उसे कोई चीज़ खास तजस्सुस में मुब्तला नहीं करती थी। उसके जज्बात औरों के मुकाबले बहुत अलग थे। अरे ये कैसे रंग कले नायाब के मामू। बस जरियाब के इन जुमलों का कानों की समाज से टकराना था कि नायाब जो अपनी ही सोचों में मगन खाना खा रही थी, उसने एक लम्हे का करोड़वा हिस्सा दाया किए बगैर गर्दन मोड़कर स्क्रीन की जानिब देखा। वो इतनी स्पीड में मुड़ी थी कि उसका हाथ का चमचा तक नीचे गिर गया था। और कैसर के नाम पर तो वो ऐसे ही तो हो जाया करती थी। नफरत पाना भला की थी, मगर उसे ना देखे ये कहाँ मुमकिन। वो तो जानता तक नहीं होगा कि उसके मुतालिक जो खबरें मैगजीन और अखबारों में छपती हैं, वो इनको काट कर अपने पास सेव करके रख लेती है, मानो उन्हें दोबारा पलट कर देखती नहीं है, मगर रखती पास ही है। उसकी भूरी चमकती आंखें अब स्क्रीन पर जमी थी। मिस्टर अब्दुर्रहमान के बेटे कैसर अब्दुर्रहमान यूसुफ की फ्राइडे को कराची में आमद मतवक्का है। जराये से मालूम हुआ है कि वो ख़ास अपनी मंगनी के लिए आ रहे हैं। किन्जा अकरम शेख के साथ उन्हें काफ़ी दफ़ा देखा गया है। वो न्यूज़ कब सुन रही थी, उसकी नज़र तो फ़कत उस ब्लैक पेंट कोट में मलबूस शख्स पर जमी थी। यार, क्या वाकई ये तुम्हारा मामू है नायाब? इतना सेक्सी, व्हाट अ बॉडी, व्हाट अ हाइट। पाँव देखो ज़रा, लंबे लंबे, जैसे मुझे पसंद है सेक्सी से। हिफ्ज़ा तो जैसे पहले ही निगाह में उसकी दीवानी हो बैठी थी, और ये उसके अकेले का हाल नहीं था। अक्सर उस पर उठने वाली निगाहें ऐसी ही सताइशी हुआ करती थी, ऐसे ही तारीफ़ी कलमात अदा किया करती थी। वो 29 साल बैचलर मशहूर था ज़माने में। लड़कियां मरती थी उसके चॉकलेटी लुक्स पर। स्या बाल, स्या आंखें, वर्जिशी जिसामत, खड़ी मगरूर नाक, गुलाबी होंठ, क्लीन शेव, सुराहीदार गर्दन, लंबे लंबे पाँव। बिजनेस वर्ल्ड में उसका अपना नाम चलता था। आज कैसर अब्दुर्रहमान यूसुफ, बिजनेस वर्ल्ड का शहंशाह। अब्दुर्रहमान साहब उसके फैसलों पर आंखें बंद करके अमल किया करते थे। अब तुम्हारे मामू आ रहे हैं नायाब, और मंगनी भी हो रही है उनकी। जरियाब नायाब की जानिब मतवजह होकर मुस्कुराते हुए कह रहा था। नायाब ने कभी भी अपनी कैसर से रिलेटेड फीलिंग्स को जरियाब पर आश्कार नहीं किया था, और ना ही किसी और पर। हाँ, वो उसकी तारीफ नहीं किया करती थी, लेकिन ये भी एक सच है कि उसके मुंह से कभी किसी ने कैसर के मुतालिक कोई मनफी बात ना सुनी। नायाब पलक झपकाए बगैर वो न्यूज़ देख रही थी। उसने जरियाब की बात का कोई जवाब भी नहीं दिया था। मुकाबिल को लगा जैसे उसने सुना ही ना हो। न्यूज़ चेंज हुई तो उसने भी गर्दन यूं मोड़ ली जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नया चमचा उठाकर अब उसने दोबारा खाना शुरू कर दिया था। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। हिफ्ज़ा को उसका रिएक्शन थोड़ा अजीब लगा। ज़रा सी भी एक्साइटमेंट नहीं थी इस लड़की की आंखों में या उसके चेहरे पर, लेकिन जरियाब जानता था वो ऐसी ही है। खाना खाने के दौरान हिफ्ज़ा बातों ही बातों में बार बार कैसर का जिक्र कर रही थी, मगर नायाब ने एक बार भी जवाब न दिया। इस लम्हे हिफ्ज़ा ने इसे मगरूर गुमान किया। उसकी जगह कोई भी होता तो करता। एक तो वो लड़की भला की ज़हीन थी, ऊपर से बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। ऐसे में मगरूर होना बनता भी है। यही सोच हिफ्ज़ा ने सर झटका। क्या अजीब इत्तेफाक है, कैसर अंकल पाकिस्तान आ रहे हैं और तुम कल ही निकल रही हो। लगता है मिलना नहीं हो पाएगा। नायाब और हिफ्ज़ा दोनों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली थी। साथ रहने की वजह भी यही थी कि इन दोनों को साथ ही निकलना था। कल सुबह नायाब पाकिस्तान की पहली लड़की थी जो 16 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप हासिल करके पढ़ने जा रही थी। जरियाब ने अफसरदगी से कहा था, मगर नायाब की जानिब से अब भी कोई रिएक्शन ना था। रेस्टोरेंट से वापसी पर जरियाब ने ही इन दोनों को हॉस्टल में छोड़ा। हिफ्ज़ा कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए फ़ौरन ही अंदर चली गई थी, जबकि नायाब जरियाब के साथ ही खड़ी थी गाड़ी के पास। तो तुम कल जा रही हो? जरियाब ने उसका हाथ पकड़कर अफसुर्दा से लहजे में कहा। हाँ, एक लफ्जी जवाब देकर वो जरियाब की आंखें देखने लगी, जो बहुत रंज में नजर आ रही थी। लाहौर को तो इस लड़के ने अपना दूसरा घर बना लिया था। जब दिल चाहता चला आता नायाब से मिलने, लेकिन अब बात अलग थी। अब वो पढ़ने जा रही थी, वो भी बहुत दूर। अक्सर लोग अक्सर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मोहब्बतें कमज़ोर पड़ जाती हैं। कोई नया मिल जाता है, बेहतर मिल जाता है, और बस दरियाब इसी बात से डर रहा था। तुमने कहा था 16 साल की उम्र में निकाह करेंगे, याद है अपना वादा? वो अच्छे से वाकिफ था। नायाब उससे बहुत बेहतर है। उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, और यही चीज़ उसे थोड़ा कमतरी की जानिब ले जाती थी। वो उसे अभी इसी वक्त बांध देना चाहता था खुद से, ताकि खोने का डर ना रहे। जरियाब
के वादा याद दिलाते ही वो इस बात में सर हिलाने लगी। मगर शायद तुम्हें याद नहीं कि जैद अंकल ने क्या वादा लिया है तुमसे। नायाब ने उसे फौरन ही जैद का वादा याद दिलाया था। उनको छोड़ो यार, वो बूढ़े हैं, पुरानी सोच के मालिक। इतनी ही उन्हें रिलेशनशिप की समझ होती तो अभी खुद शादीशुदा ना होते। जरियाब ने नागवारी से कहते सर झटका। इस लड़के को अपने मामू की समझ ही नहीं आती थी। आखिर मसला क्या है उनके साथ? वो क्यों उसकी नायाब से शादी नहीं होने दे रहे? अच्छा खासा उनका निकाह हो चुका होता अगर जैद ने बीच में रोड़े ना अटकाए होते, ये कहकर कि पहले नायाब को पढ़ लेने दो, जो वो बनना चाहती है उसे बन जाने दो। जैद का मौकिफ था कि वो दोनों अभी छोटे हैं, उनके जज्बात तगयरात का शिकार होते जाएंगे वक्त के साथ साथ। फिर हो सकता है उनकी पसंद भी बदले, इसलिए बेहतर है कि पहले अपना फ्यूचर बना लिया जाए, फिर निकाह का सोचा जाए। नायाब उनकी बात से बिल्कुल मुतफिक थी। वो पहले पढ़ना चाहती थी, अपनी वालदा के लिए वो मेडिसिन बनाना चाहती थी जिसका ख्वाब देखते हुए आज तक बड़ी हुई थी। वो इतने सालों से मिल नहीं पाई थी अपनी माँ से, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि मिलने की लो ख़त्म हो गई है। वो जितनी जल्दी कामयाब होगी, जितनी जल्दी मेडिसिन बना सकेगी, उतना ही जल्दी वो अपनी माँ से मिल सकेगी। तो फिर वो कैसे शादी के चक्करों में पड़ सकती थी अभी? जरियाब, जैद अंकल ठीक कहते हैं, ये वक्त शादी का नहीं है, फ्यूचर बनाने का है। तुम भी पढ़ाई पर ध्यान दो, हर वक्त निकाह का ना सोचते रहा करो। मैं आपकी आवाज़ इतनी मीठी और इतनी प्यारी थी कि अगर वो डपट भी रही होती ना तो लगता था फूल बरसा रही है। वो सपाट से लहजे में कहकर अंदर चल दी। उसने ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मुकाबिल जिद पर उतरे। पहले ही बहुत वक्त हो चुका था उसे अपनी माँ से मिले। वो मजीद देर नहीं करना चाहती थी। नायाब, जरियाब ने उसे पीछे से आवाज़ दी और एक लम्हे की देरी किए बगैर उजलत से उसकी जानिब चलता हुआ आने लगा। इस लड़के का दिल भर आया था, न जाने क्यों डर लगा रहता था उसे खोने का। नायाब ने उसकी आंखों में उभरी नमी को देख लिया था। वो मुकाबिल को अपनी जानिब तेजी से आता देख रही थी। उसके होठों में लर्जिश थी। दरियाब करीब आते ही नायाब के खूबसूरत सुर्ख होठों पर किसी प्यासे की तरह झुका। यकीनन होठ मिस होते अगर वो लड़की फुर्ती से अपने होठों पर अपना हाथ बर वक्त हाइल न कर लेती। दरियाब के होंठ उसके हाथ की पुष्ट से मिस हुए थे, लेकिन वो तब भी हटा नहीं था। उसने अपने यार के हाथ को भी बड़ी मोहब्बत से चूमा। वो दिली चाहत रखता था कि नायाब उनके दरमियान हाइल अपने हाथ को हटा दे। वो कुछ लम्हे उसी इंतजार में रहा, मगर मुकाबिल ने ना हटाया तो वो आहिस्तगी से उसके फैसले का एहतराम करते हुए पीछे हट गया। उसने बुरा नहीं माना। वो कभी नायाब की किसी बात का बुरा नहीं मानता था। वो जरियाब ही था जिसने नायाब को सपोर्ट किया था जब वो लोगों से डरा करती थी। वो आम लोगों की तरह लोगों से बात नहीं कर पाती थी। बात करना तो दूर, वो लोगों के सामने तक नहीं जा पाती थी। मगर जरियाब ने उसका ये डर निकाला, उसे लोगों से बात करना सिखाई, उसे खुद एतमाद बनना सिखाया। नायाब वो बच्ची थी जिसने पहले अपनी माँ और चाची पे जुल्म होते देखे, उन्हें फिजिकली और मेंटली अब्यूज होते देखा। इस दोजख से निकली इस उम्मीद पर कि राहत नसीब होगी तो यतीम खाने जा पहुंची। वहां उसने रेप होते देखे, एक या दो लड़कियों के नहीं, अनगिनत लड़कियों के, वो भी अपने करीब, लड़कियां जो उसकी उम्र की थी या फिर थोड़ी सी बड़ी। वो वहां से बची कैसर के जरिए, इसलिए कैसर उसके नज़दीक खुदा की जानिब से उसकी मदद करने के लिए भेजा जाने वाला फरिश्ते की मानद शख्स ठहरा था जिसके साथ वो खुद को सेफ महसूस करती थी। कैसर का घर उसका सेफ जोन था। वो कैसर के अलावा किसी से बात नहीं करती थी, हत्ता कि औरतों से भी नहीं। लेकिन आखिर में क्या हुआ? वो कैसर ही उसे मरने के लिए छोड़ गया एक घर में। वो अपनी जान बचाकर खुद निकली थी वहां से, वो भी सिर्फ 6 साल की उम्र में। उसका भरोसा, उसकी उम्मीदें, उसके जीने की लगन सब दम तोड़ गई थी। वो किसी पर भरोसा करने के काबिल नहीं बची थी। अंधेरों से निकल आना कमाल नहीं होता। कमाल तो तब है जब आप उनसे निकलने के बाद नॉर्मल जिंदगी जी सके, जो नहीं जी पाता इंसान। वो अंधेरे इंसान के अंदर तक रच बस जाते हैं, उसे ना उम्मीदियों के गड्ढे में गिरा देते हैं। हाल तो ये हो जाता है कि उसे मरना जीने से ज्यादा आसान लगने लगता है। और नायाब ऐसे वक्त से गुजरी थी जब उसे मरना जीने से ज्यादा आसान लगने लगा था। वो नहीं भूल पाती थी इन तन्हाई में गुजारी स्याह रातों को, इन रातों में गुम हो जाने वाली अपनी चीखों को, अपनी बिल्ली के बच्चे की आखिरी हिचकी को। वो कभी आज यहाँ सही सलामत ना खड़ी होती अगर जरियाब ने उसे उसकी मंजिल याद ना दिलाई होती। जब कैसर ने नायाब को एक मंजिल दिखाई थी कि वो अपनी माँ के लिए दवाई, अपनी माँ के लिए जिए, अपनी माँ के लिए दवाई बनाए, तो उसने ये बात जरियाब को बताई थी। बताने के बाद वो तो शायद भूल गई, मगर जरियाब नहीं भूला। नायाब की जिंदगी में इतने हादसे हो चुके थे कि अब उसे मरना आसान लग रहा था, मगर जरियाब था वो जो उसे हर वक्त याद दिलाता था कि वो अकेली नहीं है। उसकी माँ मौजूद है दुनिया में, जिसके लिए उसे दवाई बनानी है, जिसके लिए उसे जीना है, जिसके लिए उसे दुनिया के लोगों से मिलना है और अपने अंदर मौजूद डर से लड़ना है। वो ऐसे ही मोहब्बत नहीं करती थी जरियाब से, वो मोहब्बत करती थी क्योंकि वो समझती थी कि वो जिंदा ही उसी लिए, क्योंकि जरियाब ने उसे कभी तनहा नहीं छोड़ा। गुड नाइट। जब वो हटा तो उसने देखा नायाब के चेहरे पे कोई ब्लश नहीं था। वो जरा सा भी नहीं शर्माई थी, जैसे उसके जज्बात में कोई तगैरात आए ही ना हो।
जबकि अगर कोई आम लड़की होती तो यकीनन वो इस लम्हे ब्लश कर रही होती। ज़रियाब उसकी मोहब्बत था और वो पहली बार उसके इतना नज़दीक आया था। वो दोनों ही अब 16 साल के लड़का लड़की थे और ये वो उम्र होती है जब लड़कपन अपने उरूज पर होता है। मोहब्बत के नाम पर लड़कियां अक्सर इस उम्र में बड़ी गहरी खताएं कर जाती हैं और लड़का लड़के तो नई नई जवानी नसीब हुई होती है तो वो अपनी जवानी के जोबन में मस्त होता है। बाइक से सिलेंसर निकालकर उसे रोडों पे दौड़ाना, वन व्हीलिंग करना, हर नए नशे को चखने की ख्वाहिश रखना, फैमिलीज की जानिब अट्रैक्ट होना, ये उम्र ही नादानी की होती है। लेकिन यही वो उम्र है जिसमें की जाने वाली मोहब्बत बड़ी सच्ची होती है। ये उम्र, ये जवानी, ये बड़ी बागी सी होती है। ना इसमें सवाब और गुनाह का सोचा जाता है और ना ही फायदे और घाटे का। नायाब ने उसकी गुड नाइट का भी जवाब नहीं दिया था। उसने फकत इस बात में सर हिलाया और तेजी से मुड़कर चल दी। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने उजलस से पानी की बोतल से पानी निकालकर एक ठंडा पानी से भरा गिलास पूरा अपने खुश्क गले में उतारा था। उसने दरियाब के सामने जाहिर नहीं किया था मगर उसकी हालत गैर हो गई थी। उसने बहुत रेप होते देखे थे, चाहे वो उसकी माँ के साथ हो, उसकी चाची के साथ हो या दीगर बच्चियों के साथ। शायद यही वजह थी कि वो जिस्मानी मोहब्बत से खुद को भागता हुआ पा रही थी। नायाब ने दरियाब की आंखों में रुमानियत देख ली थी। जब वो उसकी जानिब चलता हुआ आ रहा था उसे खुद नहीं समझ आया ऐसा क्यों हुआ, मगर वो खुद को नॉर्मल नहीं पा रही थी, वो कंफर्टेबल नहीं थी। जबकि वो अपने दिलो दिमाग को बार बार समझा रही थी कि दरियाब मोहब्बत ने कर रहा था, किस वो हविस नहीं थी। ये नॉर्मल नहीं है, उसे ज़रूर बुरा लगा होगा, मुझे कम अज़ कम उसे गुड नाइट कहना चाहिए था। वो बेड पर सर पकड़कर बैठते हुए बड़बड़ाई। अमेरिका में वो अपने कैबिन में आकर कोट उतारकर अपनी सीट के पीछे टंगाकर पुरसुकून अंदाज में अभी चेयर पर बैठा ही था कि उसका सेल रिंग होने लगा। कॉलर आईडी देख उसने कौफ से अपनी 2 उंगलियां और अंगूठा पेशानी पर मसला। अगले ही पल सेल उठाकर उसने जैद को कॉल मिलाई थी। हेलो, जल्दी बोल, बहुत बिजी हूँ। दूसरी जानिब से उजलत से कहा गया, मेरे सामने ज्यादा ड्रामे मत किया कर बिजी होने के। मेरी इंस्टा आईडी लॉग इन कर और मेरी मंगेतर से बात कर, मैं जरा बिजी हूँ। कैसर के कहते ही जैद ने मुंह फुलाया। भाई मैं नहीं कर रहा, मुझे चीटर होने का एहसास होता है, वो बहुत प्यारी बातें करती है बेचारी। जैद ने एहतजाज बुलंद किया। जैद और कैसर को कांटेक्ट में आया अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था, तभी तो तुझे दे रहा हूँ। तुझ पर एतबार है मुझे कि लाख कमीना सही मगर लाइन क्रॉस नहीं करेगा तू। और वो नौजवान कब जैद की समझ आया करता था, भला कौन करता है अपनी इतनी खूबसूरत मंगेतर के साथ ऐसा। जैद सिर्फ इतना जानता था कि वो धोखा दे रहा है किंजा को। 1 हफ्ते से वो मुसलसल बातें कर रहे थे। किंजा प्यारी लड़की थी जिसका मंगेतर कैसर जैसा खूबसूरत और चार्मिंग व चॉकलेटी बॉय हो। वो लड़की क्यों बात करना नहीं चाहेगी हर वक्त अपने नजदीक। तो वो अपने मंगेतर से बात कर रही थी मगर उसे कब इल्म था कि उसके मंगेतर उसकी बात अपने दोस्त से करवा रहा है। 1 हफ्ते से जैद का जमीर उसे मलामत कर रहा था, इसलिए सुबह उसने इंस्टा के मैसेंजर पर बात ना की। आज नतीजा किंजा कैसर के मोबाइल पर कॉल कर रही थी, अब इस खौफ के साथ कि कहीं वो किसी बात पर उससे नाराज तो नहीं हो गया। चल मुझे काम है, बाद में बात करते हैं, तू बात कर ले। जैद का बगैर कोई एहतजाज सुने उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी अपनी बात कहकर। हेलो सॉरी, मैं मीटिंग में था, आपने कॉल की थी। जैद ने कैसर की आईडी लॉगिन करके अब किंजा को मैसेज किया था। उनकी बात कैसर की इंस्टा आईडी पर ही हुआ करती थी, मैसेंजर के जरिए। हाँ मैंने अरे हाँ मैंने शॉपिंग की है आज, वही दिखानी थी आपको। किंजा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट बिखर आई थी। कैसर का रिप्लाई देख लोग कहते थे वो बहुत एरोगेंट बंदा है, सीधे मुंह बात भी नहीं करता किसी से, लेकिन इससे मैसेज पर बहुत प्यार से बात किया करता था। वो कैसे खुश ना होती। जरूर दिखाओ। किंजा ने अपनी तस्वीरें उसे फौरन भेजना शुरू कर दी। हर तस्वीर में वो एक नए ड्रेस में थी और वो बहुत प्यारी लग रही थी। जैद उसकी एक ही चीज से सबसे ज्यादा इम्प्रेस था, वो था उसका प्यारा मिजाज। वो दूसरी अमीरजादियों की तरह एरोगेंट नहीं लगती थी, लगता था गुरूर छूकर भी नहीं गुजरा उसे। मगर ये बातें करते वक्त वो एक बात भूल गया, वो अपनी असल पहचान भूल गया। वो कैसर बन के बात कर रहा था इस लड़की से, ये कैसे भूल गया था वो। और इस लड़की की क्या मजाल कि वो अब्दुर्रहमान यूसुफ के इकलौते बेटे कैसर अब्दुर्रहमान यूसुफ को गुरूर दिखाए। उसकी तो खुशकिस्मती थी कि कैसर उसकी इतनी परवाह कर रहा है, उसके हर मैसेज का रिप्लाई करता है, चाहे कितना ही बिजी क्यों ना हो। उसकी इंस्टा आईडी पर मौजूद तस्वीरें देखकर लाइक और कमेंट तक करता है। और क्या चाहिए एक लड़की को भला अपने मंगेतर से। वो क्लासेस के बाद अपने रूम के वो क्लासेस के बाद अपने रूम में लौटी थी जब उसका सेल रिंग हुआ। कॉल साइमा खातून की थी, इसलिए बखुशी रिसीव की। कैसी हो मेरी जान, बिल्कुल ममता भरी आवाज, जैसे अगर उसकी माँ होती तो पूछती। साइमा खातून उसके लिए उसकी माँ जैसी ही थी। अल्लाह का बड़ा करम, आप सुनाए चाची। वो बहुत कम लोगों से इतनी खुश अखलाकी से बात करती थी और इनमें से एक साइमा खातून थी। अगर कहा जाए जरियाब के बाद सरे फहरिस्त तो गलत भी ना होगा। वहाँ मुश्किल तो नहीं हो रही तुम्हें कोई। वो फिक्रमंदी से इस्तफसार कर रही थी। अम्मी मुझे फोन दें, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी नायाब उनकी बात का जवाब देती इससे पहले
पहले ही पीछे से उसे तानिया की आवाज आने लगी। अच्छा लो भाई, पहले इससे बात कर लो। वो तानिया से परेशान होकर बोली। हेलो आप ही, कैसी हो? इंग्लैंड कैसा है? क्या वहाँ बर्फ गिर रही है? अगर वहाँ बर्फ गिर रही हो ना तो मुझे उसकी तस्वीरें बना के भेजना। अच्छा एक मिनट, हाँ। ये कहते हुए तानिया कमरे की जानिब बढ़ी थी। अरे कहाँ लेके जा रही हो फोन? मुझे भी तो बात करनी है। पीछे से साइमा खातून की आवाज आई थी। अम्मी बस एक मिनट, आप ही से जरा पर्सनल बात करनी है, वो लचकदार लहजे में कहती अपने कमरे में आ गई थी। आप ही, एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। इतना कहकर तानिया ने मुंह पर हाथ रख लिया था ताकि आवाज दूर न जाए। वो मनमनाने वाली आवाज में बात कर रही थी। नया आप समझ गई थी वो चाची से छुपकर फरमाइश करने लगी है कोई। आप ही, TMMB का कंसर्ट है इंग्लैंड में कल। क्या प्लीज आप मुझे ऑटोग्राफ ला देंगी HJ का? प्लीज आप ही, प्लीज। इसके बाद सच्ची में कुछ नहीं मांगूंगी आपसे। आप ही, मुझे पता है आपको गानों से सख्त नफरत है, लेकिन प्लीज आप ही मेरे लिए प्लीज। और जब आप जाओ ना तो HJ से कहना कि वो उर्दू में 2-3 लाइनें गा दे मेरे लिए। मैंने सुना है उसके इंटरव्यू में कि उसे मुनफरिद जबानें आती हैं। हो सकता है उसे उर्दू भी आती हो। तानिया ने नायाब को बोलने का मौका ही कब दिया था? वो तो बस शुरू हो गई थी नॉन स्टॉप। इतनी मिन्नतें करने पर उतर गई थी वो कि नायाब का इनकार करना मुश्किल हुआ। आप ही प्लीज, मुझे बहुत पसंद है, आप जानती हो ना। प्लीज उसके बाद में कोई जिद नहीं करूंगी, पक्का। गाने सुनना उसके लिए ऐसा था जैसे पिघला हुआ शीशा किसी ने उसके कान में उंडेल दिया, उसे जहर लगते थे। मगर तानिया को मना करना भी तो मुश्किल हो गया था। ओके मैं देखती हूँ, मगर वादा नहीं कर रही। प्लीज आप ही, प्लीज, वरना मैं बहुत रोऊंगी। HJ मेरा फेवरेट है, पता नहीं दोबारा मौका मिले ना मिले मुझे उसका ऑटोग्राफ लेने का। इतना अच्छा मौका है, आप भी वहीं हो, वो भी वहीं है, प्लीज ले आओ ना ऑटोग्राफ। ओके, वो अच्छे से जानती थी तानिया ने जान नहीं बख्शनी उसकी। अगर उसने HJ का ऑटोग्राफ ना ला कर दिया, फिर उसकी सालगिरह भी तो आ रही थी, तोहफा भी देना था, तो यही सही अपनी छोटी बहन की खुशी की खातिर वो इतना तो कर ही सकती थी। मौसम काफी ठंडा था। वो ब्लैक हाईनेक जो उसकी गर्दन तक को कवर किया हुआ था, वो व्हाइट पैंट पर बिस्किटी कलर का लॉन्ग कोट जेब तन किए हुए थी। उसके खूबसूरत लंबे घने बाल पौनी में कैद नजर आ रहे थे। कानों में स्ट्रॉबेरी वाले छोटे छोटे टॉप्स थे जो काफी क्यूटी से मालूम हो रहे थे देखने वालों को। होठों को ऑरेंज लिपस्टिक से जीनत दिए वो सादगी में भी बहुत हसीन लग रही थी। यूनिवर्सिटी में अनगिनत निगाहों का मरकज बन गई थी वो मशरकी लड़की। कुछ जहानत की वजह से जानने लगे थे तो कुछ हुस्न के सबब आहिस्ता आहिस्ता मशहूर हो रहा था कि बहुत मगरूर है वो लड़की। वो दोनों क्लास लेकर निकल रही थी जब हिफ्जा ने उससे पूछा, मेरे साथ कॉन्सर्ट पर चलोगी? ये गोरियां मुझे ज्यादा समझ नहीं आती, वरना मैं इनसे पूछ लेती। तुम जानने वाली हो मैं कंफर्टेबल रहूंगी तुम्हारे साथ, फिर हम जल्दी आ जाएंगे। नायाब समझ गई थी वो इसी कंसर्ट की बात कर रही है जिसके मुतालिक तानिया कर रही थी। नायाब ने इस बात में सर हिलाते हुए रजामंदी जाहिर की। यार जबान बोलने के लिए दी गई है, तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? हिफ्जा चिढ़कर पूछ उठी थी। जब काम बगैर बोले चल सकता है तो फिर मैं अपने अल्फाज जाया क्यों करूं? वो सिरसिरी से अंदाज में कहती आगे बढ़ी। तो तुम बचपन से इतना कम बोलती हो या अब जाके सिस्टम में ये वायरस आया है? हिफ्जा भी कम नहीं थी, फौरन ही अपनी स्पीड बढ़ाकर उसके कदम से कदम मिलाते जिद करने वाले अंदाज में इस्तिफसार करने लगी। अगर इस लड़की की जगह कोई और होता तो यकीनन पलटकर जवाब देता, मगर वो नायाब थी, वो इग्नोर करके जलील किया करती थी। हिफ्जा को महसूस हुआ जैसे उसकी बात हवा में कहीं गायब हो गई हो। पता है दुनिया में सबसे बुरा क्या लगता है? खुद का इग्नोर किए जाना, खास तौर पे तब जब आप सामने वाले को भरपूर मिर्चें लगाने की कोशिश कर रहे हो और वो इस पर आपको यूं इग्नोर कर जाए जैसे कह रहा हो कि तुम्हारा अभी लेवल नहीं है कि मेरी मैं तुम्हारी बात को सीरियसली भी लूं। हूँ मगरूर चुड़ैल। हिफ्जा दांत पीसते हुए दिल ही दिल में कड़कड़ाई उसके पीछे आई थी। नया पहली बार कॉन्सर्ट आई थी। आवाम का समंदर देखकर वो घबरा गई। लोगों की शर्टों पर HJ का नाम लिखा था, कुछ की शर्टों पर उसकी तस्वीरें बनी थी, कुछ के हाथों में बैंड था जिसमें पूरे ग्रुप की तस्वीर थी, तो कुछ के सरों पर हेडबैंड लगा था जिसमें HJ की तस्वीर बनी हुई थी। लोगों की दीवानगी का वो सब मुंह बोलता सबूत था। नायाब TMMB के ग्रुप से बिल्कुल नावाकिफ थी, उसे ये सब अजीब लग रहा था। अगर तानिया ने जिद ना की होती ऑटोग्राफ की तो वो कभी यहाँ ना आती। हिफ्जा उसका हाथ पकड़कर हुजूम को चीरती आगे ही आगे ले जा रही थी, यहाँ तक कि वो दोनों स्टेज के बिल्कुल करीब पहुंचे। अचानक सारी लाइट्स ऑफ हुई तो नायाब ने फौरन घबराकर हिफ्जा का हाथ थामा। वो अंधेरे से घबरा जाया करती थी। जहां वो घबरा रही थी वहीं पूरे क्राउड ने शोर मचा दिया था TMMB के नारों से। नायाब का बस नहीं चल रहा था वो यहाँ से भाग जाए। हिफ्जा उससे कुछ कह भी रही थी मगर शोर इस कदर था कि उसे आवाज नहीं आ रही थी। और फिर लोगों के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। उनके आइडियल्स स्टेज पर आन पहुंचे थे। इनका नाम पुकारे जाते ही पूरी टीम के स्टेज पर आते ही लाइट्स ऑन हुई, लेकिन सिर्फ स्टेज की क्राउड में अभी भी कुछ अंधेरा था। वो जो रोशनियां स्टेज से निकल रही थी वही क्राउड में फैली नजर आ रही थी। टीम के हर मेंबर ने आकर अपनी अपनी जगह संभाली थी। सबसे आगे हर बार की तरह HJ था। इस नीली आंखों वाले नौजवान ने एक निगाह पूरे क्राउड पर डाली। हुजूम पर निगाह दौड़ाते हुए उसकी आंखें
एक शख्स पर आकर रुकी। वो ठहर गया था, पीछे से बैंड शुरू हो गया। उसे गाने की इब्तिदा करनी थी लेकिन वो नहीं कर सका, वो बस खामोश खड़ा था। एक ही शख्स पर निगाह टिकाई, ये पहली बार हुआ था, इसलिए लोग एचजे के लिए परेशान हुए। वो ठहरा हुआ था, बिल्कुल मुंजमिस सा। आवाम उसके इंतजार में थी, पूरा बैंड उसके इंतजार में था, लेकिन वो नीली आंखों वाला शहजादा नहीं गा रहा था। क्या कर रहे हो हनी? वो हवासों में नहीं था, शायद अगर होता तो यकीनन गाना शुरू कर चुका होता। अब्दुल हन्नान को प्यार से उसके टीम मेंबर्स हनी बुलाते थे। वो टेलर था जिसने आकर उसके कंधे से अपना कंधा जोर से मारा था, जिस पर उसने गहरा सांस लिया और चौंक कर उसकी जानिब देखा। क्योंकि उसके मुंह पर माइक सेट था, इसलिए उसके गहरा सांस लेते ही पूरे क्राउड ने उसकी आवाज सुनी। लोगों को महसूस हुआ कि वो सांस रोके खड़ा था कब से। टेलर उसके कान में आहिस्तगी से बड़बड़ाकर फुर्ती से गिटार बजाते हुए हट गया था। वो गाना शुरू करना चाहता था मगर उसका दिमाग मफलूज हो चुका था इस लम्हे। गला इतना खुश्क जैसे कांटे पड़ रहे हो। उसने अपनी तर्जमान खुश्क होठों पर फेरी थी। वो मास्क में था, लोग उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे, ना उसकी गैर होती हालत, जबकि टेलर करीब होने के सबब देख चुका था। इसके लिए फौरन ही पानी की बोतल आई थी और साथ ही उनका मैनेजर भी, जो एक खूबसूरत लड़की थी। हम तुम ठीक हो ना एचजे? उसकी मैनेजर ने फिक्रमंदी से इस्तफसार किया। वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे। उसने अवाम की जानिब पुश्त कर हल्का सा मास्क हटाकर पानी पिया। पानी पीने के चक्कर में उसका माइक भी हिल गया था, जैसे जिसे पूर्ति से सेट करवाया गया। अब जब वो दोबारा अवाम की तरफ मुड़ा था तो पहले की तरह ताज़ा दम था। बैंड स्टार्ट हुआ और फिर उसकी खूबसूरत आवाज का जादू बिखरने लगा। गाना सुनना नायाब को बहुत जहर लगता था, क्योंकि वो उसे बहुत पुरानी यादों में ले जाते थे। इसलिए उसने गाने लिखने व सुनना ही छोड़ दिया था। वहां गर्मा गर्मी का एक माहौल था, सब एक दूसरे से चिपके हुए थे बुरी तरह। फिर ऊपर से शोर, उसे कहाँ आदत थी इतने शोर शराबे के। उन सब में वो बहुत अनकंफर्टेबल व झंझलाया हुआ महसूस कर रही थी। उसे अच्छे से इल्म था कि अब गाना शुरू होगा और गाने उसे किन यादों में ले जाएंगे, वो ये भी जानती थी। वो अजियत में आ जाती थी, वो नहीं जीना चाहती थी इन तल्ख लम्हों की यादों को, जो डरावने ख्वाब बनकर अभी तक उसका पीछा करती हैं। अभी नायाब ने एक गहरा सांस हवा में खारिज कर अपना जहन तैयार ही किया था कि उसे ये अजाब सहना है तानिया की खातिर, कि अचानक उसके कानों की समाज से उस नीली आंखों वाले लड़के की आवाज टकराई। अगले ही पल उसने बिजली की फुर्ती से नजर उठा के सामने की जानिब देखा था, ये जानने के लिए कि आवाज कहाँ से आई। ये वो एचजे की आवाज थी। इस नीली आंखों वाले लड़के की हजारों सदियां गुजर जाए और करोड़ों लोगों के दरमियान में उसे ये आवाज सुनाई जाए तो भी वो पहचान ले। वो नहीं भूल सकती थी इस आवाज को, कभी नहीं, मर के भी नहीं। अब उसे लगा जिसे वो वहां तन्हा खड़ी है। कोई शोर, कोई गर्मा गर्मी, कोई हुजूम हुजूम उसे दिखाई नहीं दे रहा था, ना सुनाई दे रहा था। वो तन्हा थी और सामने स्टेज पर था वो नीली आंखों वाला वाहिद लड़का, सफेद रोशनी में चमकता हुआ, सफेद कपड़ों में मलबूस वो नौजवान। वो ट्रांस की सी कैफियत में खड़ी थी, मुकाबिल उसके सामने खड़ा गाना गा रहा था। जहां गाने उसे तकलीफ पहुंचाते हैं, पुरानी यादों में ले जाते हैं, वहीं आज ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो वहां मौजूद थी और खुद को तन्हा पा रही थी उसके साथ, उसके सामने। गोया बस वो था और कोई ना था दुनिया में, उसकी दुनिया में। वो गाता चला गया, परफॉर्मेंस होती रही, लेकिन नायाब की निगाहें पलक झपके बगैर उस नीली आंखों वाले लड़के पर टिकी रही। उसके चेहरे पर मौजूद ब्लैक मास्क और सर पर मौजूद वाइट कैप ने उसे दुनिया से छुपा रखा था, मगर उस लड़की की आंखों में वो यूं आया था जैसे दरमियान में कोई पर्दा हाइल ही ना हो। वो यूं देख रही थी जैसे उसकी रूह को देख पा रही हो। मुकाबिल भी बार बार उससे ही देख रहा था। उसकी टीम महसूस कर रही थी कि एचजे डांस के स्टेप भूल रहे, पहली बार, जिसे उसके दूसरे टीम मेंबर उसके लिए कवर कर रहे थे तेजी से, ताकि आवाम को पता न चले वो परफेक्ट बंदा आज क्यों इतनी गलतियां कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा था उसकी टीम को और मैनेजर को। एचजे, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं पाकिस्तान से आई हूँ, प्लीज क्या आप मेरे लिए एक गाना गा देंगे? वो हिफ्जा थी जो उनकी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद बड़ी मोहब्बत मान से एचजे से सबके सामने फरमाइश कर रही थी। श्योर। हिफ्जा की खुशी की मानो इंतहा नहीं रही। उसके आइडियल ने उसकी फरमाइश मान ली थी, वो भी पहली बार में। क्राउड में शोर बरपा हो गया था कि एचजे खास सॉन्ग सुनाने वाला है। फरमाइश पर उसके टीम मेंबर्स भी मुस्कुराते हुए एक साइड में खड़े हो गए थे, जबकि उसके लिए चेयर लगा दी गई थी। अब वो गिटार लेकर बैठ गया था। नायाब की निगाहें अभी भी इस नीली आंखों वाले शख्स पर टिकी थी। सबको यही तवक्का थी कि वो अपना कोई मशहूर सॉन्ग सुनाएगा, मगर तवक्का के बरस उसने एक नई धुन छेड़ी। वो उर्दू सॉन्ग की धुन थी। ये मैंने कुछ दिनों पहले ही सुना है, ये मेरा सॉन्ग नहीं है और उर्दू जबान में, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जब इस हसीन आंखों वाले लड़के ने अंग्रेजी जबान में ये जुमला अदा किया तो लोगों को इल्म हुआ कि इनके एचजे को उर्दू जबान से भी वाकफियत है। खास आपके लिए। नायाब हिफ्जा बराबर बराबर में खड़े थे, इसलिए कहना मुश्किल था कि यह आखिरी जुमला किसके लिए अदा किया गया। वहां मौजूद लाखों फैन, खास तौर पर लड़कियां, हिफ्जा की किस्मत पर अशश कर उठी थी। खुद हिफ्जा को भी यहाँ यकीन आ रहा था, ना सिर्फ एचजे उससे बात कर रहा था बल्कि उसकी फरमाइश पर उर्दू जबान में गाना गाने के लिए भी तैयार है। वो तो जैसे खुशी के मारे अपने दिल के मकाम पे हाथ रखकर बेयकीनी के आलम में खड़ी हो गई थी। करीब तक कि शायद खुशी से बेहोश हो जाती। उसने आंखें बंद न की, बल्कि उसकी आंखें तो सब
बस सब सामने मौजूद लड़की पर जम गई थी, जो ब्लैक कलर की हाई नेक और ब्लैक कलर की पैंट में मलबूस डार्क चॉकलेटी रंग का ऊपर से लॉन्ग कोट पहने अलग ही सब में नुमाया हो रही थी। बालों को हर बार की तरह पोनी में बांधा था और कान में स्ट्रॉबेरी वाले टॉप्स अलग ही थे, चमक रहे थे। अगर कहा जाए उसकी चमकती आंखों जैसी वहां कोई आंख मौजूद ना थी तो गलत ना होगा। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें थी एचजे की नज़र में। कभी कभार यूं ही सोचा करता था, उसे कभी किसी की आंखें अट्रैक्टिव क्यों नहीं लगती, क्यों किसी की आंखें उसे अपनी जानिब राग़िब नहीं करती, क्यों उसे वो खूबसूरत नहीं लगती। आज जवाब सामने था, क्योंकि किसी की बहुत पहले लग चुकी हैं। आराम आता है दीदार से तेरे, मिट जाते हैं सारे गम, है ये दुआ कि तुझे देखते देखते ही निकल जाए दम। उसने गाना शुरू किया तो एक शहर सा बंधा, एक पुरकैफ सी फिजा छा गई हर तरफ। लोगों ने अपने मोबाइलों की टॉर्च ऑन कर उसे दाएं से बाएं आहिस्ता आहिस्ता हिलाना शुरू कर दिया, जिससे एक निहायत खूबसूरत मंजर देखने को मिल रहा था। माना लोगों को समझ नहीं आ रहे थे उसके बोल, चूंकि उर्दू में थे, लेकिन जिसे समझ आ रहा था वो उसके शहर में जकड़ भी चुकी थी। इस नीली आंखों वाले ने अपनी आंखों को जहमत नहीं दी थी फिर कहीं इधर उधर देखने की। वो बस एक जगह अपनी आंखें मुंजमिद कर चुका था। वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे अब। वो भूरी आंखें नीली आंखों से मिल चुकी थी। शुक्राना चाहिए ना, मैं जितना भी कर लूं के फिर भी रहेगा वो कम, तेरा तसव्वुर मुझे दे के मौला ने मुझ पे किया है करम। कैसर कैसर मुझे डर लग रहा है, कैसर प्लीज आ जाओ, कैसर मुझे डर लग रहा है, किटो किटो उठो। वो तो शहर में जकड़ी गाना सुन रही थी कि अचानक फ्लैशबैक की तरह उसे यादों ने हिट किया। बस इन यादों का एक के बाद एक याद आना था कि उसकी बुरी आंखें सुर्ख हुई। वाओ, आखिर सामना हो गया एचजे का, यानी कि हमारे कैसर अब्दुल रहमान साहब का और उनकी नायाब का। यार अब क्या होगा। जुगनू, जुगनू तुम आ गए, कैसर के जुगनू, तुम उसके सामने आ चुके हो और कैसर से तुम नफरत करते हो। अब क्या होगा, आगे आगे देखते हैं। जरियाब का क्या होगा, जुगनू का क्या होगा, कैसर का क्या होगा। और मुझे बहुत शिद्दत से इंतज़ार है नेक्स्ट एपिसोड का, और मैं ये अपील करूंगी प्यारी सी राइटर साहिबा से कि प्लीज़ आप नेक्स्ट एपिसोड जल्दी दे दीजिएगा। मुझे भी बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहे नेक्स्ट एपिसोड का। और हमारे प्यारे प्यारे से जितने भी रीडर हैं उनसे भी मैं ये कहूँगी कि आपको अगर आज की एपिसोड अच्छी लगे तो अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़।